आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप जानते हैं कि उसको हम लोग बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स इनहेरिटेंस करता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड बेस दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है डीएनए और दूसरे को बोलते हैं आरएनए। ठीक है। तो डीएनए और आरएनए, अब यहाँ इस चैप्टर में ज़्यादा बात डीएनए का होगा। डीएनए से रिलेटेड सारी बातें हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस है या जिसको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हम कहते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जामिनेशन के लिए तो काफ़ी वेटेज है, ये आपको पहले से पता ही होना चाहिए। अब एक चीज़ समझिए इसमें कि अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, तो इसमें अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करोगे तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। पहला है शुगर। ठीक है। शुगर कौन सा शुगर होता है? अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। ठीक है। आरएनए है तो क्या हो जाएगा? राइबोज शुगर हो जाएगा, राइबोज शुगर हो जाएगा। अच्छा, डीऑक्सीराइबोज का हो चाहे राइबोज का हो, दोनों क्या है? 5 कार्बन के शुगर हैं। यानी ये दोनों कैसे शुगर हैं? पेंटोज शुगर होते हैं। पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन के शुगर है। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है न्यूक्लिक एसिड में, वो होता है आपका जाकर के फॉस्फेट। ठीक है। फॉस्फेट कैसे? जैसे बोले तो H3PO4। ठीक है। और एक होता है बेस। थर्ड कंपोनेंट इज द बेस। ठीक है। बेस कैसा होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो जो बेस होता है ये भी 2 तरह के होंगे, है ना। जैसे इसमें होता है, एक होता है प्यूरिन बेस और एक होता है पायरिमिडीन बेस। प्यूरिन में आता है एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन में आता है साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे, साइटोसिन को सी से और थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का अलग अलग तरीका है ना। इसको अलग अलग उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन सारे कंपोनेंट को अलग अलग हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर के बारे में। ठीक है। तो आइए बात करते हैं शुगर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर के बारे में। शुगर, जैसा कि आपको हमने बताया कि शुगर जो होता है वो कौन सा होता है? पेंटोज शुगर होता है। तो पेंटोज शुगर का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से पेंटोज शुगर होता है। यहाँ ऑक्सीजन रहता है, ये यहाँ फर्स्ट कार्बन हो गया, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड कार्बन बोलते हैं, ये 4 कार्बन हो गया, और यहाँ पे 5वां कार्बन होता है जो रिंग के बाहर होता है। ठीक है। अब कैसे करने का? फर्स्ट कार्बन पे HOH, सेकंड कार्बन पे OH नीचे रहेगा और थर्ड कार्बन पे OH नीचे रहेगा। बाकी जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे H लगा दो, H लगा दो। ठीक है। नीचे यहाँ पे भी H रहेगा फोर्थ कार्बन पे, और फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा? CH2OH होगा। तो ऊपर मैं OH लिख देता हूँ और ये हो गया CH2। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रक्चर राइबोज का। ये स्ट्रक्चर किसका है? राइबोज का। अगर इसी में से क्या करने का, सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देते हैं। अगर मान लो मैं सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देता हूँ और ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पे क्या कर देता हूँ? सिर्फ H रहने देता हूँ,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन को कम कर दिए तो ये H हट गया, तो अब इसका नाम हो जाएगा डी ऑक्सी राइबोज। ठीक है, ये हो गया शुगर का। तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर आप देख लिए और राइबोज शुगर देख लिए, स्ट्रक्चर आपको पता हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इसको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 भी बोल सकते हैं सिंपली, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, डैश नहीं मतलब प्राइम, डैश हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में बोल लेते हैं उसको। तो ये तो हो गया शुगर के बारे में। अब इस शुगर का हम आगे यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। RNA वाला शुगर में यहाँ पे OH रहेगा, है ना, और DNA में सिर्फ H रहेगा। अब इस शुगर को हटाता हूँ, दूसरा बात करता हूँ हम लोग। दूसरा हम लोग बात करेंगे किसकी, सेकंड हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस फॉस्फेट का। तो फॉस्फेट का तो कुछ भी नहीं है ना, फॉस्फेट में क्या होता है कि देखिए, फॉस्फेट में क्या होता है कि फॉस्फेट में क्या होता है आपका H3PO4 होता है ना, H3PO4। ठीक है, यही है फॉस्फेट आपका। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, तो ये फॉस्फेट हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया और 3 इसमें OH लग जाएंगे, OH हो गया और OH हो गया, H3PO4 हो गया। अब मान लीजिए कि जब ये बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट मतलब फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाता है ये शुगर के साथ अटैच होकर के, तो यहाँ से H चला जाता है और शुगर वाला जो है वो OH चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से H2O माइनस हो जाएगा, H2O माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका जाकर के फॉस्फेट। ठीक है, तो शुगर और फॉस्फेट दो चीज़ समझ गए। अब एक चीज़ और इसका कंपोनेंट है, उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। जो तीसरा कंपोनेंट है उसका नाम है आपका जाकर क्या, उसका नाम है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, जिसको हम लोग नाइट्रोजिनस बेस भी कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस के बारे में हमने बताया कि नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह के होते हैं। अभी हमने बताया कि नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, तो अब नाइट्रोजिनस बेस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, क्लियर। तो इसमें होगा प्यूरीन, एक होगा प्यूरीन और दूसरा होगा पायरिमिडीन। ठीक है, तो प्यूरीन में आता है एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन में आता है साइटोसिन और थाइमिन। DNA की बात किए तो RNA में थाइमिन को रिप्लेस कर दिया था, थाइमिन की जगह पर एक आता है यूरासिल, यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूरासिल। ठीक है, तो इसके बारे में याद आएगा। तो जो प्यूरीन है वो डबल रिंग का बना हुआ होता है, इसके बारे में क्या लिखोगे, डबल रिंग मेंबर। ठीक है, और ये सिंगल रिंग का बना हुआ होता है, ये सिंगल रिंग का होता है। ठीक है, तो कौन डबल रिंग का बना हुआ है, कौन सिंगल रिंग का बना हुआ है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब देखो, अब डबल रिंग में कैसे करने का है, ये आपका रहा शुगर। ठीक है, ये रहा आपका सॉरी बेस। कैसे बेस रहेगा, ऐसे। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक, अब इसमें क्या रखना है, इसमें क्या आपको रखना है, ये आपको बैकबोन बना दिए। इसका बैकबोन इस तरीके से बनता है, बेंजीन के रिंग जैसा होता है उस टाइप का बना दीजिए इसका बैकबोन। ये बैकबोन इसका स्ट्रक्चर है, इसका ये है, ये मतलब आपका एक जैसे कि फ्रेमवर्क टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है, तो इसमें कैसे क्या करने का है कि इसमें आपको करने का है काउंटिंग। तो मान लो मैं नाइट्रोजन यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, फिर आपको रखना है यहाँ पे और यहाँ पे। तो काउंटिंग कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। तो इसमें कौन कौन से पोजीशन पे नाइट्रोजन है, 1 3 7 और 9। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1 3 7 एंड 9। इतने पोजीशन जो होते हैं वो किसके पोजीशन होते हैं, पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, सॉरी, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का पोजीशन है पूरे बेस में। अच्छा, अब इसमें क्या, यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन दे दो, यहाँ पे नाइट्रोजन दे दो, तो फर्स्ट पे और थर्ड पे, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन का पोजीशन हो गया, नाइट्रोजन पोजीशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नाइट्रोजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन का पोजीशन आपको बताने का होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक स्केच स्ट्रक्चर बता दिया। अब चलिए, अब इसमें आपको प्यूरिन बताना है कि प्यूरिन कौन है, और मतलब प्यूरिन में जैसे एडेनिन कौन है, भाई दोनों रिंग का मेन तो स्ट्रक्चर बता दिया। अब एडेनिन कौन है, गुआनिन कौन है, उधर साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भेजते हैं, ठीक है, चलिए।